नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शादाब सिद्दीकी और हमारे साथ खास मेहमान अबू आसिम आज़मी मौजूद हैं। और अबू आसिम आज़मी जब भी बोलते हैं तो महाराष्ट्र की राजनीति में तूफान खड़ा हो जाता है। और औरंगजेब को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति गर्म है और दो समुदायों के बीच में नागपुर में इस मामले को लेकर पथराव हुआ है और काफी माहौल तनावपूर्ण है। तो अबू आसिम आज़मी से उस मुद्दे पर भी बात करेंगे। तो अबू साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए टाइम निकाला। शुक्रिया आपका भी, आपने बुलाया मुझे। अच्छा आज़मी साहब, आज आज जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि जो महाराष्ट्र में कुछ लोगों ने अफवाह फैलाई जिसकी वजह से वहां पे इस तरह के हालात बने और 35 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और दो समुदाय के बीच काफी तनाव रहा। तो आपका क्या कमेंट है इस पूरे मामले पे? नहीं, देखिए ऐसा है कि बस 3 तारीख को जब मुझसे प्रेस वालों ने बात किया, क्योंकि वो बात यहाँ से शुरू हुई कि आसाम के मुख्यमंत्री ने आदरणीय राहुल गांधी जी को उनका बताया कि ये औरंगजेब की तरह हैं, ये हिंदुओं को दूर रखते हैं, क्या इस तरह की बातें हैं। तो मैंने कहा नहीं, औरंगजेब तो हिंदुओं को करीब रखते थे। औरंगजेब के शासन में सबसे ज्यादा, एक तो सवाल आया था आईएएस में कि सबसे ज्यादा ये वो सबसे ज्यादा किसकी सरकार में ज्यादा हिंदू भाई थे, तो उसमें 3-4 नाम था। हुमायूं था और बाबर था, शाहजहां था, औरंगजेब था। उसका सही जवाब था कि औरंगजेब। 34% मुगलों के सरकार में, औरंगजेब रहमतुल्लाह की सरकार में 34% हिंदू थे। तो इन चीजों को देखकर मैंने कहा कि आप कैसे कह सकते हैं कि हिंदुओं को जिस तरह से औरंगजेब रहमतुल्लाह ने दूर रखा, उसी तरह से ये जो राहुल गांधी भी हिंदुओं को दूर रखना चाहते हैं। यही से बात शुरू हुई। तो मेरा कोई मकसद नहीं था, या मैंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं बुलाई थी कि भाई मैं किसी के बारे में अच्छा खराब बोलूं। इतनी बात हुई, इसमें थोड़ी बातें चला गया मैं। लेकिन हाउस के अंदर जिस तरह से हमारे डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब ने मेरे बारे में बातें किया कि मैं जो हूँ देशद्रोही हूँ, बहुत गुस्से में सारे लोगों ने, पूरा हाउस एक साथ हो गया। और ये बात जब हाउस में बोली जाती है, हाउस के अंदर जो बोलने वाला आदमी होता है वो सच बोलता है। तो अच्छा अबू भाई, आप जी बिल्कुल, देखिए हम लोग इस मुद्दे पे बात करेंगे, लेकिन देखिए अभी ये बात तो थोड़ी पहले की हो गई। मैं नागपुर पे आपका कमेंट मांग रहा हूँ कि नागपुर में जो कुछ भी हुआ, मैं वही बता रहा हूँ, मैं लिंक बता रहा हूँ। ये चीजें हो गई, मुझे सस्पेंड किया, चलो ठीक है। मैंने तो मैं कभी महापुरुषों के बारे में गलत बोल ही नहीं सकता, कभी बोला नहीं आज तक। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में मैंने कितनी अच्छी अच्छी बातें किया हाउस के अंदर। लेकिन ये चीज है, फिर एक फिल्म आई छावा फिल्म में जो रोल दिखाया गया है, उन चीजों को लेकर के, इन सरकार की तरफ से जो बातें हुई, इन चीजों को लेकर के अखबारात में छपा, यहाँ आया वहां आया, टीवी पे आया, तो लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो गया। लेकिन मैं कहता हूँ सरकार की जिम्मेदारी थी कि ऐसे परमिशन देनी नहीं चाहिए। सरकार देखना चाहिए कि किस तरह से सब चीजें हो रही हैं। जब मामला इतना गर्म चल रहा है, गलत फहमी चल रही चारों तरफ, तो ऐसी चीज को परमिशन मिलना ही नहीं चाहिए। परमिशन मिला, अब जो कुछ हुआ, अब वहां पे कितने पुलिस वाले घायल हुए, कितने लोग पकड़े गए, क्या हो रहा है वहां पर, पूरा उधमबाजी हो गई, कितनी गाड़ियां जला दी गई, प्रॉपर्टीज का कितना नुकसान हुआ। अगर ये सब में पहले से प्रिकॉशन लिया गया होता, इस बात को बतंगड़ नहीं बनाया गया होता, इस तरह की फिल्में ला करके लोगों को जज्बात नहीं भड़काए जाते, मैं समझता हूँ कि ये सब नहीं होता। और हम चाहते हैं कि अच्छा आज़मी साहब, आप कह रहे हैं कि परमिशन जो दी गई उस वजह से ये सब हुआ, तो मुख्यमंत्री तो ये कह रहे हैं कि वहां लोगों ने अफवाह फैलाई, अफवाह जिसने फैलाई उसके ऊपर कार्रवाई होगी और किसी को बख्शा नहीं जाएगा। तो वो तो र्यूमर फैलाने की बात कर रहे हैं। अफवाह तो फैल रही है कि मतलब यहाँ जल गया, यहाँ हो गया, वहां हो गया, लोग घर से निकल रहे हैं, भाग रहे हैं, ये अफवाह है। लेकिन जो सच्चाई है कि वहां पर जो शुरुआत हुई ना, वो वहीं पे दबा देना चाहिए थी। और हमारी जो आपसी भाईचारगी है, हमारी जो आपसी मोहब्बत है, हिंदू मुस्लिम की एकता है, उसे कहीं भी उसमें कोई खतरा ना पैदा होने पाए, कहीं झगड़ा लड़ाई ना होने पाए। रमजान का महीना है, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से, भाई आप लोग सब्र करो। कुरान शरीफ में कितनी बार सब्र का मामला आया हुआ है। आपसी भाईचारगी को बनाए रखो, और जो होना था हो गया, आप क्या कह सकते हैं। तो आपसी भाईचारगी कौन बिगाड़ रहा है? आप कह रहे हैं कि आपसी भाईचारगी को बनाए रखना चाहिए। आपने एक वीडियो भी रिलीज किया, मैंने सुना, जिसमें आपने कहा कि नाइंसाफी नहीं होनी चाहिए, सजा तो मिलनी चाहिए लेकिन नाइंसाफी भी नहीं होनी चाहिए। तो इसका क्या मतलब? सही इंक्वायरी होना चाहिए। एक्शन पे भी, एक्शन जो होता है ना, उस पे रिएक्शन आता है। देखिए, आप ठहरे हुए पानी में पत्थर मारोगे ना, तो पानी जाकर टकराएगा। आप मरते हुए आदमी को
अगर बदन में एक सांस बाकी होगी ना, मारोगे ना तो बदन हिलेगी। एक बिल्ली को शेर दौड़ाएगा ना तो बिल्ली बहुत कमजोर है, भागेगी भागेगी, लेकिन जब उसे लगेगा कि मुझे अब ये शेर खा जाएगा, एक बार मुड़ के उस पर हमला करेगी। एक्शन रिएक्शन देखना चाहिए, एक्शन किसका, रिएक्शन क्या है, इन दोनों। तो अभी एक्शन कौन कर रहा है, रिएक्शन कौन कर रहा है आपके हिसाब से? औरंगजेब के मामले में कौन एक्शन ले रहा है, कौन रिएक्शन कर रहा है? कुछ लोग है ना, अपना ये विश्व हिंदू परिषद के लोग, कुछ लोग हैं कि हम जाएंगे, कब्र को तोड़ेंगे और रात को तोड़ेंगे, जिस तरह से बाबरी मस्जिद का आंदोलन चला था चलाएंगे, इस तरह से चल रहा है। तो सरकार देख रही है ना, सरकार ने वहां पुलिस लगा के रखी है और गवर्नमेंट से ऑर्डर है उसका, उसकी सेफ्टी का। तो अब सरकार को इस पे कहीं ना कहीं पाबंदी लगाना चाहिए कि इस तरह की चीजें, सरकार को जो कदम उठाना उठा ले। अब सरकार को तोड़ देना तो तोड़ दे, उसकी मंशा ये है कि हमें खबर यहाँ नहीं चाहिए। ये जालिम बादशाह थे, इनका जो है, इन्होंने बहुत ज्यादा जो है उनके साथ में ज्यादती किया था संभाजी छत्रपति संभाजी के साथ में। तो सरकार को जो एक्शन लेना ले लेना, लेकिन इस तरह से पब्लिक सड़क पर उतरे और आपस में लोगों में एक्शन रिएक्शन शुरू हो जाएगा, तो मैं समझता हूँ लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बहुत खराब हो जाएगी। इसे कहीं ना कहीं रोकना चाहिए। लेकिन देखिए सरकार तो देखिए जो पॉलिटिकल बयान हो रहा है, लेकिन डीएम और एसपी भी जो है औरंगजेब की उस पे कब्र पे गए थे, वहां तो सरकार सुरक्षा दे रही है, कोई ऐसी मंशा नहीं है। जरूर राजनीतिक बयान दिया जा रहा है, लेकिन कब्र को कोई तोड़ देगा या कोई बुलडोजर चल जाएगा, इस बात की तो कोई ऐसी संभावना भी दिखती नहीं है। नहीं, मगर अगर चाहे वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं और ऐसी संभावना नहीं है, सरकार उसको बचाना चाहती है, तो तुरंत ऐसे लोगों पर एक्शन लेकर उन पे एफआईआर होना चाहिए तुरंत। तो बहुत बयान आ रहा है, हम जाएंगे करेंगे, यहाँ तक कि मिनिस्टर का बयान आ रहा है, नीतीश राणे। अच्छा, आपने मिनिस्टर का नाम लिया, मैं नीतीश राणे का बयान सुन रहा था। तो नीतीश राणे आपको दोषी ठहरा रहे हैं। नीतीश राणे कह रहे हैं कि जो आपने बयान दिया जिसकी वजह से हालात बिगड़े, नागपुर में ये सब हुआ, आपके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, नीतीश राणे ये बोल रहे हैं। तो ऐसा है ना कि अब कानून नाम की कोई चीज नहीं है, जिसकी सत्ता जो चाहे कर ले। मुझे जो सस्पेंड किया ना, मैं समझता हूँ कि मैंने कोई ऐसी बात कहा ही नहीं था। मैंने किसी महापुरुष के बारे में कभी जिंदगी में एक बात सोचा ही नहीं गलत बोलने का। मैंने खुद कम से कम 2500 बार हाउस के अंदर पर्सनल मुख्यमंत्री से रिक्वेस्ट किया है कि महापुरुषों के बारे में यदि कोई गलत बात करता है तो उसे 10 साल की सजा होना चाहिए। आप ये बिल लाइए। हमने इसकी जो है ना, हम इसकी एक बिल बना रहे हैं, प्राइवेट मेंबर बिल भी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ बोल दिया, आज तक कुछ हुआ ही नहीं। कहते हैं अब हमारे लिए बहुत अहम है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्म, उनके बारे में कोई बोल दे और हम सुन लें तो हमारी जिंदगी से फायदा क्या है? लेकिन आज तक उस पर कोई एक्शन नहीं हुआ, तो ये हो रहा है। अब आप बताइए, तस्लीमा नसरीन, सलमान रुश्दी इसी मुल्क में आके स्पीच एंड एक्सप्रेशन का बहाना लेकर सरकार उनको जो है सिक्योरिटी देती है और कहती है कि कानून है, ये बोल सकते हैं। लेकिन हमने अगर एक चीज बोल दिया जो हमने किसी के बारे में गलत बोला ही नहीं है, तो हमारे पे एक्शन हो गया। मतलब कानून क्या है? अपनी मर्जी से कानून लागू किया जाएगा, या जो यहाँ पे कानून की बुक है, जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का बनाया हुआ संविधान है, वो होगा, या अपनी मर्जी से चलेगा? अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ एक्शन हुआ, तो मुख्यमंत्री ने आपके खिलाफ विधानसभा में बोला, उन्होंने गिरफ्तारी की बात कही, हालांकि आप अग्रिम जमानत ले आए। डिप्टी सीएम जो एकनाथ शिंदे हैं वो भी लगातार आपके खिलाफ बयान दे रहे हैं। तो आप इस वक्त पूरे कह सकते हैं कि बयानों के केंद्र में हैं। इसको आप कैसे देखते हैं जो आपके खिलाफ जो लगातार बयान आ रहा है? नहीं, मैं देखिए, मेरे खिलाफ बयान आने से मेरी जान को खतरा है, मेरी सिक्योरिटी को खतरा, मेरे परिवार को खतरा। और जब इतने रिस्पॉन्सिबल लोग ऐसी बातें बोलेंगे, जो यहाँ पे सरकार में बैठे अगली कुर्सी पर चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ऐसी बातें बोलेंगे, तो आम जनता तो समझेगी ना कि यहाँ वाकई ये जो देशद्रोही है, इन्होंने गलत काम किया है। हालांकि मैंने गलत काम कौन सा किया है? जो मेरे पास ये बुक है, आप देख लीजिए इतिहास की, ये जो है ये प्रोफेसर बीएन पांडे साहब ने पार्लियामेंट में भाषण किया है, ये आप देख लीजिए। ये जो है बीएन पांडे की किताबें यहाँ पर रखी हुई, ये देख लीजिए आप। औरंगजेब रहमतुल्लाह के बारे में ये इन्होंने क्या लिखा हुआ है। यहाँ कितनी किताबें रखी हुई मेरे पास, यहाँ पे लोगों को भेज रहे हैं लोग यहाँ पे। तो अगर चाहे मैंने गलत बोला है, मैंने इन्हीं बातों को कोट किया है, तो अगर इन लोगों की किताबें पे आज तक बैन नहीं लगा है, तो मैं समझता हूँ कि मेरे ऊपर क्यों आप कह रहे हैं। छत्रपति शाहू महाराज बगैर चप्पल के औरंगजेब रहमतुल्लाह की कब्र पर उनकी ज़ियारत करने गए थे। तो जो उन्होंने जुल्म किया होगा पहले, मरने के पहले तो किया था जुल्म, लेकिन उनके इंतकाल के बाद उसी परिवार के
साहू महाराज वहां बिना चप्पल के जाते हैं कब्रिस्तान के ऊपर। तो मैं समझता हूँ कि ये चीजें जो हिस्ट्री में लिखी हुई हैं, अगर मैं उसको पढ़ूं, उसको बोलूं, और मेरे पे कार्रवाई हो, तो मैं कहूंगा सरकार से कि जितनी चीजें लिखी हुई जो पसंद नहीं है, जो गलत है, उन चीजों पर बैन लगा दो, उनको निकाल दो रिकॉर्ड से, ताकि दोबारा कोई बोलने ना पाए। अच्छा, एक महत्वपूर्ण बात आपने कही कि आपकी जान को खतरा है, आपके परिवार की जान को खतरा है। तो किससे खतरा है आपको? क्यों ऐसा लगता है कि आपकी जान को खतरा है? अरे मैं टेलीफोन उठाता नहीं आजकल, मैं जो नंबर सेव नहीं, किसी का नाम नहीं, तो उठाते, फोन उठाते गाली बक रहे हैं, माँ बहन की गाली दे रहे हैं, और उसके बाद मुझे जो इस पे टैग भेज रहे हैं, मैसेजेस भेज रहे हैं वो लोग, आप पढ़ेंगे तो आपको शर्म आएगी। मैं मेरे बीवी बच्चे कहीं पढ़ लेंगे तो बोलेंगे तो छोड़ दो राजनीति, चले जाओ, क्या कर रहे हो जिस काम। माँ बहन की गाली, ऐसी गाली, ऐसी गाली, गलती क्या मेरी? मैं छत्रपति शिवाजी महाराज की जय जयकार करता हूँ। मैं हाउस में कितनी बार बोल चुका हूँ, छत्रपति शिवाजी महाराज के राज में मुसलमानों को कितनी अहमियत थी, कितना सम्मान था उनका। उनके जो है बड़े बड़े ऑफिसर थे, मुसलमान थे। मैं अपने एरिया में उनकी एक बहुत बड़ी जो है बनाने जा रहा हूँ, एक प्रतिमा बनाने जा रहा हूँ मैं वहां पे, एक बहुत बड़ी, जिसमें 40 गोवंडी में बनाएंगे आप? शिवाजी महाराज की प्रतिमा आप गोवंडी में बनाने जा रहे हैं? वहां पर, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज और मुसलमान, और ये कह रहे हैं, नीतीश राणे साहब कहते हैं कि ये झूठ है, छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ कोई मुसलमान नहीं था। बताइए, और उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। एक बंगाल के साहब कह देते हैं उठाकर कि हम, मेरी सरकार आएगी तो मुसलमानों को निकाल देंगे बंगाल से। एक कहते हैं 20 लाख मुसलमानों को मार दो, मुसलमानों के साथ कोई लेन देन मत करो, अगर कहीं भी मुसलमान दुकान लगाता है उससे सामान मत खरीदो। हम बचपन से देखते हैं, हम यूपी के रहने वाले हैं, हिंदू भाइयों की शादी ब्याह में, सुहाग में जो सामान लगता था सब मुसलमान बनाता था। साड़ियां मुसलमान बनाता है, सारी चीज मुसलमान बनाता है। अब आज ये जमाना आ गया है कि मुसलमानों को दुकान मत लगाने दो, उनसे खरीदो मत, उनकी प्रॉपर्टी मत लो, उनको सब कोई चीज बेचो मत, उनसे लेन देन मत करो, उनका सोशल बाइकआउट करो। क्या है ये क्या है? क्या नफरत कितनी बढ़ेगी देश में? हम तो कहते हैं कि ये मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सब साथ रहना चाहिए। मैं हमेशा ये गीत गाता हूँ कि ये हम सारे मुसलमान सब लोग मिलजुल कर एक रहें। हम ईद आए, बकरीद आए, होली आए, दिवाली आए, हम एक दूसरे का सम्मान करते हुए दूसरे को मुबारकबाद दे के अपना खुशी खुशी इस देश में रहे। अच्छा आजमी साहब, ये जो औरंगजेब का मसला है, ये देखिए उनकी मौत तो 1707 में हो गई, तो इतने सैकड़ों सालों बाद ये महाराष्ट्र की राजनीति में ये इतना बड़ा इशू कैसे बन गया? ये पूरी राजनीति औरंगजेब के इर्द गिर्द घूम रही है। तो इसको कैसे, इस पे क्या कमेंट है आपका? ये सिर्फ पोलराइजेशन के लिए किया जा रहा है। आप देख लीजिए ना, अभी हमारी जो है हमारी जो ये है वक्फ की जमीनें हैं, वक्फ, ये भी उसी हिस्से में आ रही है कि किसी तरह से मुसलमानों को तकलीफ दो। हमारी वक्फ की जमीनें लोगों ने अल्लाह की राह में दिया है, उन जमीनों पर कब्जा करने का क्या मतलब? उसका अमेंडमेंट करना। अच्छा आजमी साहब, अच्छा औरंगजेब पे जो स्टेटमेंट आपने दिया, तो आपको लगता है कि जब इतने सेंटिमेंट हाई हैं तो इस पे बोलने से बचना चाहिए, अभी नहीं बोलना चाहिए, चूंकि इतना बड़ा मसला ये महाराष्ट्र की राजनीति में बना हुआ है? तो आपको लगता है कि ये जो आपने स्टेटमेंट दिया ना देते तो बेहतर रहता? हाँ, अगर मुझे मालूम होता ये सब होने वाला तो बिल्कुल नहीं देता मैं। अगर मुझे पता चलता कि एक हिस्ट्री की बात बोलने पर इतना बड़ा बाउंडर होने वाला है तो मैं बिल्कुल नहीं बोलता। उसके बाद मैंने डर के नहीं, अगर मेरी बात से रियल में किसी को दुख हुआ है तो मैं अपनी बात वापस देता हूं। मेरी वजह से अगर हाउस रुक रहा है, एक दिन हाउस नहीं चला तो मैंने उसी तरह ये क्या हो रहा है, मेरी वजह से हाउस रुक रहा है, बजट सेशन में लोगों को अपनी डिमांड रखना है। मैं अबू आसिम को सस्पेंड करना मतलब 5 लाख लोगों के साथ नाइंसाफी। कारपोरेशन का इलेक्शन नहीं हो रहा है, फंड चाहिए, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, मुझे बात करना था हाउस में, मुझे निकाल दिया गया। तो मैंने कहा अच्छा, तो आपने स्पीकर से मिलकर लेटर दिया है? मैं देख रहा था कि आप स्पीकर से मिलने गए, आपने उनको लेटर दिया, आपने अपने निलंबन वापसी की बात कही है, तो उस पर क्या कोई डेवलपमेंट है? क्या आपका निलंबन वापस हो सकता है? इस बात की कोई पॉसिबिलिटी है? नहीं मालूम, मुझे अभी तक तो नहीं मालूम, लेकिन पूरा हाउस एक साथ खड़ा है। मैं आपसे पूछता हूँ, मैं आम जनता से पूछता हूँ, मैंने कौन से महापुरुष के बारे में एक लफ्ज बोला है? मुझे किस बात की सजा दी जा रही है? मैंने कौन सा ऐसा अपमान किसी का किया है जिसकी वजह से मेरे साथ इतनी बड़ी कार्रवाई? मैंने तो कहा ही नहीं। तो आपके खिलाफ तो एफआईआर भी हुई, मैं देख रहा था बड़ी, मैं धाराएं पढ़ रहा था कि जो गंभीर धाराओं में आपके खिलाफ केस भी दर्ज हुआ है, जिसपे आप अग्रिम जमानत ले आए हैं, तो ये केस भी चलेगा। तो ये जो एफआईआर हुई, इसको आप कैसे देखते हैं? मैं सुनिए ना, जज साहब ने पूछा पुलिस से
कि आपने जो इन्होंने बोला था उस बात को सुना, क्या आपने पढ़ा? तो पुलिस ने कहा नहीं। बोले क्यों? बोले हमें थाना से भेज दिया, हमने रजिस्टर कर लिया। भाई हम यहाँ जाते हैं, जो खुले आम ये कह रहे हैं कि जो है मुसलमानों से लेन देन मत करो, मुसलमानों को निकाल दो, जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ कहते हैं, खुलेआम हम जाते हैं, हमारी अब एफआईआर ली ही नहीं जाती, हम थक जाते हैं, ली नहीं जाती। यहाँ हमने कुछ अपमान किया ही नहीं, हमारी एफआईआर ले ली गई और हमारे ऊपर इतना बड़ा केस बना दिया गया। तो आपके तो मैं अभी इलेक्शन के दौरान जो है जो उद्धव ठाकरे हैं, उसके बाद उन्होंने आरोप लगाया कि आप तो भाजपा से मिल गए थे, आपने कैंडिडेट खड़ा किया। असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस तरह की बात आपके खिलाफ कही चुनाव के बाद। तो अभी ऐसा कैसे इतना बिगड़ गया कि अबू आसिम आजमी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई, गिरफ्तारी की मांग हो रही है? तो ये अचानक मतलब ये सब क्या हो गया? क्योंकि जो आपके साथी जो लोग हैं, चाहे वो मैं उद्धव ठाकरे को सुन रहा था, आदित्य ठाकरे को मैंने सुना, या जो शरद पवार की पार्टी के कुछ लोग हैं, वो भी आपके खिलाफ बोल रहे हैं। नहीं, पूरा हाउस मेरे खिलाफ बोल रहा है, इसलिए कि सब जो है वोटों की राजनीति कर रहे हैं, सच्चाई की राजनीति नहीं कर रहे हैं। सबको वोट देखना है कि इस बोलने से मेरा कितना वोट बढ़ता है और कुछ नहीं। तो अभी अबू आसिम आजमी का अगला कदम क्या होगा? अभी आप क्या करेंगे? जैसे एफआईआर हुई, आपका निलंबन भी हो गया, अब आपके पास क्या विकल्प है? मैं बैठा हूँ चुपचाप, अगर वो जिस दिन निलंबन खत्म होगा, हाउस शुरू होगा तो जाऊंगा, अपना काम कर रहा हूं मैं। आपका क्या मुख्यमंत्री से मिलने का कोई इरादा है? आप मुख्यमंत्री से मिलकर कुछ कहना चाहते हैं, या अपना आप जो बातें कह रहे हैं एनडीटीवी को, ये सब उनको बताना चाहते हैं? क्योंकि वो तो हाउस में उन्होंने कहा कि उन्होंने तो अरेस्ट करने तक की बात आपके खिलाफ कही। आप एमएलए हैं, क्या आप मिलेंगे उनसे? नहीं, मैं तो कोशिश कर रहा था मिलने की, लेकिन मुलाकात मेरी नहीं हो पाई। लेकिन मैं डिप्टी चीफ मिनिस्टर श्री अजीत पवार से मिल चुका, मैं स्पीकर से मिल चुका, मैंने लेटर भी दिया है सीएम साहब को। देखता हूँ क्या करते हैं। अच्छा आजमी साहब, महाराष्ट्र में और भी मुद्दे हैं औरंगजेब के अलावा, जैसे वहां जो किसानों की आत्महत्या है, बढ़ता कर्ज है, बेरोजगारी है, और दूसरे तमाम महाराष्ट्र से रिलेटेड मुद्दे हैं। आपको क्या लगता है कि इन पे बात क्यों नहीं हो रही है? ये बात घूम फिर के औरंगजेब और उनके कब्र पे क्यों आ जाती है? इन पे बात होगी तो वोट घटेगा, बढ़ेगा नहीं। और माफ कीजिएगा, मीडिया के लोग सच्चाई को छुपाना चाहते हैं, और जो है ना, जिस चीज से उनको फायदा हो रहा है वोट बैंक बढ़ाने के लिए, पोलराइजेशन जिससे हो सकता है, ऐसी झूठी बातें ला करके ना पब्लिक के दिलो दिमाग में गलत फहमी पैदा कर रहे हैं। और खास अच्छा ये भी जी, खासतौर से मुसलमानों को जबरदस्ती गद्दार, बेवफा, हिंदुओं के दुश्मन, हिंदुस्तान के दुश्मन, इस तरह की चीजें लोगों के बीच में ले जा करके ना सिर्फ हिंदू और मुस्लिम को बांट करके अपना वोट बढ़ाने की कोशिश हो रही है, और कुछ नहीं। अच्छा, कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जैसे इस तरह के बयान से जहां अगर एक तरफ भाजपा को फायदा मिलता है, तो समाजवादी पार्टी या आपको भी इसका राजनीतिक फायदा मिलता है। कुछ आपके विरोधी इस तरह की बात कहते हैं, तो आपका इस पे क्या कमेंट है? भाई भाड़ में गई राजनीति, मुझे कोई फायदा वादा नहीं चाहिए। मैं कभी भी दो समूहों के अंदर झगड़ा करा के राजनीति मुझे करने का मेरा कोई इरादा नहीं है। मुझे वोट मिले या ना मिले, मैं जीत के आऊं या नहीं आऊं, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी चले या ना चले, इसका मतलब हम इंसानियत के लिए काम करते हैं। हम समाज के आखिरी आदमी, चाहे किसी धर्म का भी हो, हम उसके आंख में आंसू आए उसको पोछना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं। हम जिंदगी में हमने ऐसी कोई राजनीति करने की सोची नहीं, ना करेंगे जिससे किसी को तकलीफ हो। अच्छा, मेरा फाइनल सवाल आजमी साहब की, ये जो औरंगजेब को लेकर जो पूरा जो विवाद, राजनीतिक विवाद चल रहा है, आपको क्या लगता है कि ये कब खत्म होगा? कब महाराष्ट्र में जो है जो रियल इश्यूज हैं उन पे बात होगी? कब ये जो सांप्रदायिक मुद्दे हैं उन पर बात नहीं होगी? इस पर आपका क्या कहना है? बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब जो लोग जिम्मेदार हैं, अगर वही लोग नहीं चाहेंगे और मीडिया इन सवालों को नहीं उठाएगी, तो बात कैसे बनेगी? सबसे बड़ी जिम्मेदारी मीडिया की होती है, सच्चाई को सामने लाना चाहिए, तो आम आदमी तक बात पहुंचती है। अगर मीडिया नहीं दिखाएगी, नहीं सवाल पूछेगी, तो कौन पूछेगा? अच्छा, सोशल मीडिया पे और तमाम जगहों पे आपको भी एक इस पूरे मामले में एक आपको भी लोग विवादों के केंद्र में रखते हैं, आपके बयानों का एक बड़ा मुद्दा बन जाता है। तो आपको क्या लगता है कि जो आप जो बयान देते हैं उस पर कैसे इतनी कंट्रोवर्सी हो जाती है?
मैंने कौन सा बयान दिया इस तरह का? मुझे आप एक एक बयान पूछ लीजिए मेरे से आप। मैं अब इसी बारे में पूछ लीजिए आप, मैंने कौन सा कंट्रोवर्सी पैदा किया? कंट्रोवर्सी तो पैदा किया आसाम के मुख्यमंत्री ने, वहां से शुरू किया उन्होंने कि हिंदुओं को दूर रखते हैं और ये औरंगजेब की तरह से हैं राहुल गांधी। तो मैंने कहा हिंदुओं को कहां औरंगजेब रहमतुल्लाह दूर रखते थे? उनके यहाँ तो 34% हिंदू थे। कौन सा गलत मैंने बोल दिया? अगर मुझसे पूछते कि उनका जो है छत्रपति शिवाजी महाराज संभाजी महाराज के साथ क्या सलूक था, तो उस पर मैं बयान देता तो आप उससे बात करते। मैं क्या बयान दे रहा हूं उस पर? तो ठीक है आजमी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए टाइम निकाला। थैंक यू वेरी मच। ठीक है, शुक्रिया भाई, थैंक यू।